चलिए, टेस्ट पेपर 41, टेस्ट पेपर 41, 40 हम लोग देख लिए और 41 भी देखेंगे और जल्दी देखेंगे, फास्ट। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न इसका। पहला प्रश्न का आ गया आंसर क्या, डी। पहला प्रश्न क्या है, HIV, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होने वाला रोग, ए में है क्षय रोग, बी में है आंत शोथ, सी में है कैंसर, डी में है एड्स। क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दिए हैं इसका, डी। डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, एड्स हो जाएगा, एड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। दो का बी, दो का बी, बी नहीं होगा। दो का आप लोग जवाब दीजिए, सही जवाब। दो का क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा ए, हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। प्रश्न फिर से पढ़ लेंगे एक बार। कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे बड़ा भंडार यानी सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है या तत्व जो होता है वह वह उत्सर्जित करता है कौन कौन सा किरण? कौन कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? 3 का डी, 3 का डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर टिक कर देते हैं, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है वह अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, 3 प्रकार का किरण है। ये तीनों किरण का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रेडियो सक्रिय तत्व के द्वारा। 3 का डी। चलिए आप लोग का सही आंसर आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे ही जवाब दीजिए। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये प्रश्न क्या है? जल की अस्थायी कठोरता, यहाँ पर ध्यान देना है, अस्थायी और अस्थायी दोनों ध्यान देना है। क्या है अस्थायी कठोरता का कारण, क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, ए में है, बी में है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का घुला रहना। क्या हो जाएगा आंसर? सी। सी नहीं होगा, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का घुला रहना। स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड सल्फेट के साथ घुला रहना। और अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम, 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 कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट के साथ घुला रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ घुला रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट के साथ घुला रहना अस्थायी, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। और अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के साथ घुले रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट के साथ घुला रहना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? 27 का डी, 27 का डी। 27 नंबर प्रश्न तो हो गया है कब का।
आप बहुत पीछे। 6 नंबर। 6 नंबर का क्या, 5 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग, 5 लोग। 5 वाला जो प्रश्न है इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। 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 ऑस्मियम होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से, यानी कि ऑप्शन में जो दिया गया है इसके आधार पर बताना है। ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूरेनियम 235। हाँ सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर, हास्य गैस, यानी कि हास्य गैस, हास्य गैस क्या होता है? यानी कि हंसने वाला गैस, लाफिंग गैस। हंसने वाला गैस या लाफिंग गैस, इसे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन पेंटा पेंटा ऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, और डी में क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ए। 6 का डी हो जाएगा। चलिए सही आंसर, सही आंसर है क्या? डी है। 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यानी कि कौन सा बीमारी इसमें है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा बीमारी है जिससे प्रति वर्ष 5 लाख लोग लगभग मरते हैं भारतीय? भारत में लगभग 5 लाख लोग मरते हैं, कौन सी बीमारी के कारण? 6 का डी। 6 नंबर नहीं, 7 नंबर का जवाब दीजिए। 6 का हो गया प्रश्न, 6 नंबर क्या हो जाएगा? बी। 7 का बी। 7 का बी। 7 का बी नहीं होगा। 7 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग के कारण, क्षय रोग के कारण प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक भारतीय मरते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, जब हम जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, तब हम तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? उपभोक्ता दिया गया है, कौन सा उपभोक्ता बनते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और सी में है तृतीयक उपभोक्ता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। जब हम लोग मांस मांस खाते हैं तो कौन से उपभोक्ता होते हैं? दूसरा उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन 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 का वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन का वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। 8 का बी। 8 का बी सही था। 9 का दीजिएगा जवाब। 9 नंबर प्रश्न का, 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए। 9 का ए नहीं होगा, 9 का डी। चलिए सही आंसर आ रहा है 9 का डी। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में, यानी कि स्तनधारी वर्ग में, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है डॉल्फिन को। स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है डॉल्फिन को। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक अपमार्जक क्या है? अपमार्जक साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है? क्या हो जाएगा? अपमार्जक क्या है? अपमार्जक 10 का ए, सी, डी और बी भी लगा लीजिए। 4 4 ऑप्शन आ रहा है। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। शोधन अभिकर्ता। 10 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। आर्कियो 11 नंबर प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स। 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 आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है?
11 नंबर का जवाब दीजिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ए में है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, बी में है जुरासिक काल का सरीसृप, सी में है ट्राइएसिक ट्राइएसिक काल का सरीसृप, डी में है ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। क्या हो जाएगा? 11 नंबर का जवाब दीजिए। 11 का डी, 11 का ए। 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या है? पक्षी है। जुरासिक युग का जुरासिक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जीवन चक्र जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे, और इसका आगे जो प्रश्न है वो अगले साइड में है। अगले साइड में देख लेंगे। यहाँ पर है, महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र का जीवन चक्र का महत्वपूर्ण अंग क्या है? यहाँ पर दिया गया है पुष्प, तना, पत्ती और जड़। क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ए। 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, पुष्प। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है? सोयाबीन। अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। चलिए, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। 13 का क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? 14 का क्या हो जाएगा? बी। 14 का बी हो जाएगा, सिकोया। सिकोया हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सिकोया। सिकोया। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर है वर्तमान वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु था। यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है प्रश्न की वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम हुआ था, जीव की जो उत्पत्ति हुई थी, वह 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जीव की उत्पत्ति हुआ था। और उस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु जो था, कितना वर्ष पहले का था? कितना वर्ष पहले का था? 15 का ए। बताइएगा आप लोग। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। इकाई, दहाई, संग्रह, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 2 लाख वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगा? 2 लाख वर्ष पूर्व प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु जो है वह 2 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। पीडीएफ आपको वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और टेलीग्राम का उसमें लिंक दिया गया है, उस पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? यानी कि सर्वदाता जो रक्त वर्ग होता है, रक्त वर्ग जो होता है, सर्वदाता रक्त वर्ग जो होता है, रक्त वर्ग, उसके रक्त का ग्रुप कौन सा होता है? रक्त का ग्रुप कौन सा होता है? ए, ए बी, बी ओ, कौन सा होता है?
सी, सी में क्या है, ओ है। चलिए सही आंसर है, ओ हो जाएगा, ओ। सर्वदाता है, ओ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओ। और सर्वग्राही पूछेगा तो ए भी हो जाएगा, सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही हो जाएगा, सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, प्रतिजैविकी है, शामक है, एंटीपायरोटिक है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रतिजैविक क्या है। कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर से प्रश्न क्या है, प्रतिजैव, यहाँ पर है एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, प्रतिजैविकी है, एंटीपायरोटिक है, शामक है, इनमें से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा, 17 का बी, 17 का बी एंटीपायरोटिक, 17 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए सही आंसर है, क्या हो जाएगा, एंटीपायरोटिक हो जाएगा, एंटीपायरोटिक हो जाएगा, एंटीपायरोटिक 17 का बी। एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरोटिक है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। ऐसा ही प्रश्न से पहले भी आया था, कोई बात नहीं है, गलत हुआ तो फिर से याद तो हो जाएगा ना सही। क्या हो जाएगा इसका, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 18 का, 18 का डी, 18 का डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सेम ऐसा ही प्रश्न इससे पहले आया था, कार के बैटरी में, कार के बैटरी में किसका प्रयोग करते थे, करते हैं, तो उसमें भी लगाया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। और अभी सेम वैसा ही प्रश्न आया है और इसका जवाब आप लोग गलत दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डायनमो। डायनमो जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ए में दिया गया है वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी में है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी में है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डी में यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्या हो जाएगा आंसर, 19 का बी, 19 का बी। चलिए 19 का बी सही आंसर है, 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यहाँ अगर दे देगा विद्युत मोटर, अगर दे देगा विद्युत मोटर दे देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले अगर विद्युत दे देगा तो विद्युत ऊर्जा को उलट देंगे, यहाँ पर आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और सीधा अगर डायनमो दिया रहेगा, डायनमो, तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना, किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है क्यों। 20 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, अच्छा प्रश्न है। बी, 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। यानी कि लघु तरंग जो होता है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, प्रकीर्णित होती है। बी हो जाएगा आंसर, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर कितना एमएम होता है? 1 माइक्रोन में कितना एमएम होता है? 1 माइक्रोन कितना एमएम के बराबर होता है? कितना नंबर प्रश्न है? 21 नंबर। 21 नंबर का जवाब दीजिए। 21 नंबर, 21 का क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा, सी। 21 का सी हो जाएगा। इक्कीस का सी हो जाएगा, 1/1000। सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता। कितना नंबर प्रश्न था? 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है। अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता। अति चालकता, अति चालकता का लक्षण क्या है? ए में है उच्च पारगम्यता, बी में है निम्न पारगम्यता, सी में है शून्य पारगम्यता और डी में है अनंत पारगम्यता। अति चालकता, अति चालकता के बारे में कुछ बताना है। क्या है अति चालकता का लक्षण? उच्च पारगम्यता होता है, निम्न होता है, शून्य होता है और अनंत होता है। क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ए। कुछ लोग 22 का सी कमेंट कर रहे हैं। चलिए ए वाला सही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अति चालकता का मतलब होता है उसमें उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता हो जाता है। अति चालकता का मतलब है कि उसमें उच्च पारगम्यता होगा, उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण, सूर्य की किरण जो है उसमें कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 23 का जवाब दीजिए। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा, सी। 7 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति। वर्षा की बूंद, वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की बूंद, उसका गोलाकार होना, आकृति जो है उसका गोलाकार होना किसके कारण होता है? गोलाकार जो आकृति होता है वर्षा की बूंद का, वह किसके कारण? 24 का बी, 24 का बी। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जो होती है वह गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। 24 का बी सही है सब लोगों का आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर। कमरे में, कमरे में यानी कि रूम में रखा गया रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोलकर छोड़ दे, कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल के छोड़ दे तो क्या होगा? ए में आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी में आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, सी में आप अनंत अनंत अंततः आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, सी में। और डी में भी देख लेंगे। डी में क्या है? डी में है आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं और न ही ठंडा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आप लोग बताइए। 25 का ए हो जाएगा। ए में क्या है? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। 25 का ए नहीं होगा। 25 का क्या हो जाएगा? विक्की गहलोत जी। 25 का आप सही कर रहे हैं कमेंट आंसर। 25 का सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
25 का सी हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोलते हैं रूम में तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, लेकिन अंततः क्या होगा, अंततः यहाँ पर दिया गया है कि अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है, यानी कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। जब खोलेंगे उसका दरवाजा रेफ्रिजरेटर का, थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में उसका ठंडा जो है, ठंडक जो है उसमें का, वह वह ठंडक उसका खत्म हो जाएगा और अंततः क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कमरा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? छब्बीस नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 26 नंबर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड हो जाएगा। रेडियम जो है वह पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी कि परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? 27 का बी। चलिए आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये वाला प्रश्न देखिए, इससे पहले वाला में भी था 40 नंबर टेस्ट सीरीज में, और 41 नंबर में भी है। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। ये किसका होता है? ये जिप्सम का होता है। जिप्सम का जिप्सम का होता है। ये वाला भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ होता है। हाफ H2O होता है। आंसर आप लोग याद रखिए। आंसर आंसर याद रखिए, और ये सब भूल जाइए। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है, थोड़ा गलत भी लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 2 दिया गया है। ये सब गलत है इसमें, तो गलत ही समझना है। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, CaSO4 × ½ H2O। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर है और लास्ट प्रश्न है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या है प्रश्न? वायु एक क्या है? वायु है एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। क्या है? वायु क्या है? 30 का डी। 30 का डी। वायु विद्युत अपघट्य है। क्या हो जाएगा 30 का? 30 का डी नहीं होगा। 30 का सी हो जाएगा। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। और वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना? 78% वायुमंडल में। चलिए, और ये लास्ट प्रश्न था। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले दिन मिलते हैं।